ये कांग्रेस पार्टी को मैं बचपन से ही मालूम नहीं क्या था, कुछ संस्कार होगा, कांग्रेस का विरोधी रहा। मेरी आइडियोलॉजी में जुड़ने से पहले भी कांग्रेस मुझे पसंद नहीं आती थी, कुछ नहीं मालूम था मान्यवर, तब से मैं विरोधी रहा। मगर मैं बारीकी से उनको देखता हूं, जब जब वो सत्ता पर आते थे 124A मतलब राजद्रोह का बड़े मौज से उपयोग करते थे, और जब सत्ता के बाहर जाते थे तो कहते थे कि 124 है तो कॉलोनियल कानून है, इसको निरस्त कर दो। मगर फिर सत्ता पर आते थे तो 124 का उपयोग करते थे। इन्होंने राजद्रोह को कभी समाप्त करना नहीं चाहा। भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी सरकार आज इस देश के कानून से राजद्रोह को हमेशा के लिए मान्यवर, शासन के खिलाफ बोलने का अधिकार हमारा संविधान का मूल अधिकार है। व्यक्ति के खिलाफ आप कुछ भी बोल सकते हो, कोई गुनाह नहीं होगा, आप बोलिए। बदनिक्सी का प्रावधान है, जिसको जाना चाहिए वो कोर्ट में जाए, मगर आपराधिक न्याय प्रणाली आपको झेलनी नहीं पड़ेगी। परंतु जिस धारा के तहत बाल गंगाधर तिलक, महात्मा गांधी और वीर सावरकर जेल में गए, मुझे आनंद है मान्यवर, आज वो धारा यहां से समाप्त हो रही है मान्यवर। इसके साथ ये कहते हैं कि आपने अलग तरीके से राजद्रोह को देशद्रोह बनाकर लाए। मैं सभी सदस्यों को विनंती करता हूं कि मेरी बात आप ध्यान से सुनिएगा मान्यवर। पहले आईपीसी की धारा 324A में जो शब्द प्रयोग था सरकार के खिलाफ, सरकार मतलब एस्टैब्लिशमेंट और व्यक्ति अंततोगत, अब बीएनएस में धारा 152 में भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता के खिलाफ जो करेगा उसको देशद्रोही माना जाएगा। बड़ा स्पष्ट कर, सरकार की जगह भारत शब्द प्रयोग लाया। भारत तो उनको पसंद ही नहीं आता है नाम, मगर मैं क्या कर सकता हूं, ये देश का नाम ही भारत है मान्यवर। भारत के खिलाफ जो करेगा, भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता के खिलाफ करेगा, उसके खिलाफ ये धारा 122 लाई जाएगी। आईपीसी में उद्देश्य और प्रयोजन की बात नहीं थी, आशय और प्रयोजन की बात नहीं थी। देशद्रोह की डेफिनेशन में आशय की बात कर हमने एक और उसको बचने का मौका दिया है। आईपीसी में जो डेफिनेशन थी उसमें घृणा और अवमानना था, जिससे राजद्रोह का अपराध हो सकता। रानी के खिलाफ अवमानना नहीं कर सकते, रानी के खिलाफ नहीं बोल सकते, रानी को घृणा नहीं बोल सकते। अब हमने क्या शब्द डाले हैं, घृणा और अवमानना हटाकर सशस्त्र विद्रोह, विध्वंसक गतिविधियां, अलगाववादी गतिविधियां और देश के अर्थतंत्र को नुकसान पहुंचाना, ये सारे उद्देश्य जो है शुद्ध रूप से भारत को सुरक्षित करने के लिए है, किसी व्यक्ति या शासन को सुरक्षित करने के लिए है। मगर मुझे मालूम है मैं उनको नहीं समझा पाऊंगा, क्योंकि वो समझना ही नहीं चाहे। उनका तो इच्छा था कि वो मूल स्वरूप में चालू रहे और कभी अगर हमारा नंबर लग जाए तो इसका उपयोग करेंगे, मगर लंबे समय तक आपका नंबर नहीं लगने वाला है। अब मान्यवर, महिलाओं और बच्चों के प्रति जो अपराध है उसके लिए भी हमने ढेर सारे नए कठोर कानून बने हैं। इसका फाइन ट्यूनिंग इसके साथ लिया है। नाबालिग महिलाओं की व्याख्या में 18 साल के बाद वो कम आयु की महिला डाल दिया है, जो पहले 15 साल था। वयस्क महिला के गैंग रेप को भी आजीवन कारावास का प्रावधान किया है। 18 वर्ष की कम उम्र की महिला के साथ बलात्कार के लिए हमने फांसी की सजा की है। नाबालिग महिलाओं के साथ सामूहिक बलात्कार के लिए भी फांसी की सजा की है। और धोखे से यौन संबंध बनाने या विवाह करने के व्यक्तियों को लिए भी कठोर दंड का हमने ग्रहण किया गया है। मान्यवर, हमने ढेर सारे काम करे हैं। इस कानून को जेंडर न्यूट्रल बनाने का भी काम किया है, और सबसे बड़ा जो प्रोविजन किया है 113(1) में हमने टेररिज्म की डेफिनेशन दी है, आतंकवाद की व्याख्या। कल लोकसभा में कुछ सदस्यों ने कहा कि इसका दुरुपयोग होगा। भाई, मुझे एक बात समझ नहीं आता है कि देश का संसद टेररिज्म के खिलाफ कठोर कानून बना रहा है, तो मेरे मन में भला क्यों भय जागे?
मेरी तो सुरक्षा होगी अगर मुझे टेररिज्म नहीं फैलाना है तो। भय किसके मन में जागेगा मान्यवर? किसके मन में जागेगा भाई? कराने वालों के मन में जागेगा। मगर मैं आश्वस्त करता हूं मान्यवर देश की जनता को, इसका दुरुपयोग होने की हमने कोई गुंजाइश नहीं छोड़ी है। पूरा सोच विचार करके इसको लेके आए हैं। हमने जो व्याख्या करी है, जो कोई भारत की एकता, अखंडता, संप्रभुता, सुरक्षा और आर्थिक सुरक्षा या प्रभुता को संकट में डालने की संभावनाओं के आशय से या भारत में या किसी भी देश में किसी वर्ग को आतंकित करने का प्रयास करता है, उसको आतंकवादी माना जाएगा। अब एक कैटेगरी में तो मैं मानता हूं किसी को नहीं पढ़ना चाहिए। अगर एक कैटेगरी में पढ़ते हैं, आप इसमें आते हैं, तो निश्चित मानकर चलना, कठोर से कठोर दंड के आप भागी। मान्यवर, हमने बमों, डायनामाइट, विस्फोटक पदार्थों, जहरीले गैसों और न्यूक्लियर हथियारों के उपयोग के लिए बनाने का, बेचने का या उपयोग करने का कार्य करने वालों को आतंकवादी कहे। बस हो गया। अब इसमें क्या ऐसी गतिविधि है जिससे दुरुपयोग हो पाए? जहरीले गैसों को जनता के बीच में क्या प्रयोग करना चाहिए मान्यवर? बम विस्फोट करने चाहिए? डायनेमाइट से बिल्डिंगें उड़ानी चाहिए? मान्यवर, ये आतंकवाद के प्रति 70,000 लोगों से ज्यादा लोग जो बलि चढ़ गए, कांग्रेस की नीति के कारण चढ़े हैं। अब 70% उसमें कमी आई है और ये डेफिनेशन सभी पुलिस स्टेशन में जाने के बाद मैं मानता हूं इसकी गति और तेज होगी और देश पूर्णतः आतंकवाद से मुक्त होगा। इसमें कोई कहीं पर भी किसी को भी अन्याय होने की बात नहीं। मान्यवर, इसमें संगठित अपराध की भी व्याख्या की। पहले संगठित अपराध में जो ब्रेन होता था वो कहीं दूर बैठा रहता था और धारा 120 की निर्बल धारा से इसको समाहित करने का प्रयास करते थे। अब वो धारा 120 से नहीं, सीधा इसमें अपराधी बनेगा। आर्थिक अपराध की व्याख्या को भी बहुत अच्छे से हमने स्पष्टीकरण कर दिया गया है, जिससे जितने भी जजमेंट का फायदा उठाकर, लूपहोल्स का फायदा उठाकर छूटे थे, वो सारे जजमेंटों का स्टडी कर हमने लूपहोल्स भरने का काम किया है। गैर इरादतन हत्या में भी मान्यवर हमने 2 बदलाव किए। एक बदलाव किया है कि कोई गाड़ी चलाता है, टक्कर लग जाती है, इरादा नहीं होता है, व्यक्ति इंजर्ड हो जाता है और फिर वो व्यक्ति पुलिस थाने में फ़ोन करता है, 108 में फ़ोन करता है, अस्पताल में पहुंचाता है, तो इसका इरादा मारने का नहीं है। इसके लिए हमने कम सजा का प्रावधान किया। मगर जो टक्कर लगाता है और जो विक्टिम है उसको मरने के लिए छोड़कर पुलिस या अस्पताल को सूचना नहीं देता है और फिर पुलिस पकड़ते लाती है, हिट एंड रन केसों में 10 साल की सजा का प्रावधान हमने किया है। इससे ऐसे लोगों को सामाजिक समस्याओं का भी निपटान किया है। हम ढेर सारी जगह पे स्नैचिंग देखते, चाहे मोबाइल हो चाहे चेन हो, इसके लिए कोई सेपरेट धारा नहीं थी। भारतीय न्याय संहिता के खंड 304 में 3 साल की सजा प्लस जुर्माना का स्नैचिंग के लिए नया प्रावधान किया है, जिससे किसी को इसमें से लूपहोल्स लेकर छूटने की संभावना न रहे। गंभीर चोट के अपराध को भी हमने 2 हिस्सों में बांटा है मान्यवर। एक तो किसी ने किसी को मारा, थोड़ा इंजरी हुआ, ड्रेसिंग बेसिंग कराकर घर हो गए, एक प्रकार का, और आपने किसी को मारा, इससे वो ब्रेन डेड हो गया या परमानेंट अपाहिज हो गया, इसके लिए हमने 10 साल की सजा का प्रावधान किया है, क्योंकि किसी का जीवन इससे बर्बाद हो गया। मान्यवर, हमने मॉब लिंचिंग को भी भारतीय न्याय संहिता में जगह दी है। हम पर बहुत आरोप लगते थे, मगर मैं आज बताना चाहता हूं, सबसे कम मॉब लिंचिंग आज़ादी के बाद कभी हुए हैं तो नरेंद्र मोदी जी के 9.5 साल। फिर भी मॉब लिंचिंग घृणित अपराध है, इस पर रोक लगनी चाहिए। इसके लिए हमने मृत्युदंड तक की सजा का प्रावधान किया।
माननीय, हमारी क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में सबसे बड़ा लूपहोल्स है तो देरी है। हमारा मूल दर्शन बताता है न्याय के लिए, समय पर जो न्याय मिलता है वो ही न्याय है, और उचित समय पर न मिले हुए न्याय से बड़ा कोई अन्याय नहीं होता है। इसको ध्यान में रखते हुए हमने पुलिस, वकील और कोर्ट तीनों को समय के साथ बांधने का प्रयास किया है। आप तो अधिवक्ता हो मान्यवर, कुछ चीजें आपको भी पसंद नहीं आएगी, परंतु ये जरूरी था क्योंकि सालों सालों तक किसी को न्याय न मिले, तो हमने किया है। पुलिस द्वारा दंडित कार्यवाही का अभी कोई समय निर्धारित नहीं था। एप्लीकेशन करने के बाद 3 दिनों के अंदर ही एफआईआर को रजिस्टर्ड करना ही पड़ेगा। 3 से 7 साल के जो गंभीर मामले हैं, इसमें फरियाद सच है या झूठ, उसकी 7 दिन में जांच करने के बाद उसको आपको एफआईआर में 7 दिन के अंदर ही कन्वर्ट करना पड़ेगा। और 14 दिन में एक बार सभी पुलिस थानों के द्वारा नॉन कॉग्निजेबल केस की डेली डायरी रिपोर्ट मैजिस्ट्रेट को फॉरवर्ड करनी पड़ेगी। वो आप पुलिस का रिकॉर्ड नहीं रहेगा, कोर्ट का रिकॉर्ड रहेगा, जिससे पीछे से कोई इसके अंदर छेड़खानी न कर पाएगा। जांच का रिपोर्ट जो भेजना है, उसमें पहले था भेजना है, समय मर्यादा नहीं थी। अब हमने कहा है कि जांच का रिपोर्ट 24 घंटे में और तलाशी का रिपोर्ट तुरंत ज्यादा से ज्यादा 24 घंटे में कोर्ट के सामने रखना पड़ेगा। उस पर आप बैठ नहीं सकते हो, पीछे से कुछ डाल नहीं सकते हो। मेडिकल प्रैक्टिशनर द्वारा चिकित्सा जांच, पहले उसका कोई समय निर्धारित नहीं था, अब हमने समय निर्धारित कर दिया है कि 7 दिन के अंदर मेडिकल प्रैक्टिशनर ने चिकित्सा जांच का रिपोर्ट कोर्ट के सामने रखना पड़ेगा। अब चार्जशीट, पहले फर्दर इन्वेस्टिगेशन एंडलेस कई सालों तक कर सकते थे, अब 90 दिन तक चार्जशीट करना, ज्यादा से ज्यादा 60, 90 और 90 दिन तक आप फर्दर इन्वेस्टिगेशन, 180 दिन में फाइनल रिपोर्ट कोर्ट के सामने रखना पड़ेगा, जो कोर्ट संज्ञान लेकर आगे की न्यायिक प्रक्रिया से। मैजिस्ट्रेट के समक्ष कार्यवाही शुरू करने के लिए कोई समय नहीं था, अब 14 दिन निश्चित कर दिए। मैजिस्ट्रेट द्वारा चार्ज फ्रेम करने के लिए कोई समय नहीं था, अब 60 दिन निश्चित कर दिए। आरोपी द्वारा आरोप मुक्त होने के लिए अर्जी का एप्लीकेशन कोई कमिटल से 60 दिन के अंदर करना पड़ेगा, एक साथ करना पड़ेगा। बाद में पहले 35 आरोपी एक के बाद एक करते थे और 10 साल तक केस चलते रहते थे। प्ली बार्गेनिंग, आरोप तय करने से 30 दिन के अंदर ही प्ली बार्गेनिंग की अर्जी करते हो, जजमेंट के वक्त नहीं कर सकते हो आप मान्यवर। फिर ट्रायल की प्रक्रिया में दस्तावेजों की प्रक्रिया 30 दिन के भीतर पूरी करनी पड़ेगी। और एक बहुत महत्वपूर्ण योगदान प्रोविजन हमने किया है, ट्रायल इन एब्सेंसिया। मान्यवर, इस देश में ढेर सारे लोग बम धमाके कर कहीं ना कहीं दुनिया में छुप कर बैठे, उनको हम सजा नहीं करा पाते। सजा कराने से क्या होगा, ऐसा भी एक विकृत तर्क ऑपोजिशन के दर तो बैठे बाहर, सजा होते ही अंतर्राष्ट्रीय कानून के हिसाब से उसको यहां भेजने की बाध्यता आती है। इतनी समझ नहीं है। और मैं अलग दृष्टिकोण से सोचने वाला व्यक्ति हूं। अगर मुंबई धमाके में 300 लोगों को मारकर कोई कहीं जाकर छुप कर बैठा है, जब भारत की कोर्ट उसको फांसी की सजा इसके एब्सेंस में सुनाती है, तो आगे करने वालों के जहन में भय का निर्माण होता है। जो आगे हजारों करोड़ों रुपया देश का लूट कर जो विदेश में बैठ गए हैं, उनकी अनुपस्थिति में अब ट्रायल हो पाएगी, सजा भी हो पाएगी। और अगर इसके सामने आपको अपील करनी है तो यहां आइए, सरेंडर करिए भारत के न्याय के सामने और फिर अपील करिए। मैं मानता हूं ये बड़ा युग परिवर्तनकारी फैसला हमने किया है।